JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn about the concept of insurance, in which meaning of insurance, various functions of insurance and the principles of insurance are explained. Let's see all this topic in a details through this video. Meaning of insurance. Insurance is the written contract between two parties under which the insured gets the promise from insurer in exchange of the premium amount that if insured suffer loss due to specified risk, the insured will reimburse the loss up to the stipulated amount according to the predetermined method of calculations is given. इंश्योरेंस एक ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टियों के बीच में होता है, जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है वो प्रीमियम पे करता है और जो इंश्योरर है वो उस प्रीमियम के सामने जो भी प्री डिटरमाइन रिस्क होता है यानी स्पेसिफिक रिस्क डिटरमाइन किया होता है उसके बदले में जो लॉस होता है इंश्योर्ड पर्सन को वो इंश्योर्ड पर्सन को पे करने की प्रॉमिस देता है और उसके हिसाब से उसे कैलकुलेशंस करके पेमेंट करता है। तो उस एग्रीमेंट को हम इंश्योरेंस बोलते हैं। इंश्योरेंस के इस एग्रीमेंट में दो पार्टी होती है, एक इंश्योर्ड पर्सन यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है वो, एंड एक इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी। लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, इन विच प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन, रिस्क शेयरिंग एंड असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशंस। लेट्स सी इन द डिटेल्स। Providing certainty. Insurance provides the certainty for the payments of economic loss. Insurance provides economic safety in against of uncertainty. हम देखते हैं कि इंश्योरेंस हमें कोई भी इकोनॉमिक लॉस होता है उसके पेमेंट करने की सेफ्टी या एक एश्योरेंस देता है। जो भी इकोनॉमिक लॉस होते हैं वो बहुत सी अनसर्टेनिटीज के हिसाब से होते हैं और उसे इंश्योरेंस पे ऑफ करता है। यानी इंश्योरेंस बहुत सी ऐसी अनसर्टेनिटी जिससे हमें इकोनॉमिक लॉस होते हैं उसे फुलफिल करने के लिए एक सर्टेनिटी यानी एश्योरेंस देता है। प्रोटेक्शन. इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग रिस्क बट कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस. इंश्योरेंस कोई भी रिस्क को बंद नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन वो रिस्क से होने वाले जो लॉसेस होते हैं उसे पे ऑफ करने में फुलफिल कर सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। रिस्क शेयरिंग. Insurance divides the risk between insured person, those who take the insurance policy. The share is obtained from every insured members by the way of premiums. इंश्योरेंस में हर एक लोगों का जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है। जितने लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उसमें से नॉर्मल फ्यू ऑफ द पीपल को ही इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो जो इंश्योरेंस के बदले में अपने लॉसेस को रिम्बर्स करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड होता है और इसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को शेयर कर देती है। जैसे कि 100 लोगों ने पॉलिसीज ली लेकिन 2 लोगों को ही इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट लगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उस 100 लोगों से जो पेमेंट कलेक्ट किया है उसे ही वो 2 या 3 लोगों को जिसको जरूरत होगी उसको डाइवर्ट करेगी। यानी इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना कोई भी पैसा नहीं डालती लेकिन वो ऐसे ही रिस्क को शेयर करती है। Assist in capital formation. The accumulated funds of the insurer received by the way of premium and payments made by the insured are invested in various income generating schemes. हम देख सकते हैं कि कई बार इंश्योरेंस कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो भी इंश्योरर कैपिटल यानी प्रीमियम के फॉर्म में जो पैसे इकट्ठा करते हैं इंश्योर्ड पर्सन से, वो कहीं ना कहीं जगह पर वो प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं और इनकम जनरेटिंग स्कीम में लगाते हैं जिससे नई कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके। सो दोस ऑल आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरेंस। लेट्स सी द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इन विच utmost good faith, indemnity, subrogation, insurable interest, proximate cause, contribution and mitigations are involved. Let's see all the different principles in a deep. Utmost good faith. Parties entering into the ordinary contracts will have to remaining alert according to the General Contract Act and routine, complacent, and if
it suffered loss due to the contract, the other party is not bound to reimburse the losses. In insurance contract, the insurance cannot get the complete information about the insured item, ever though it want to do that. If the party comes to know after entering in the contract that principles of utmost good faith was not observed, it can cancel the contract. अकॉर्डिंग टू ये जो प्रिंसिपल एटमोस्ट गुड फेथ का है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, यानी इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी, उस दोनों को एक दूसरे पर एटमोस्ट गुड फेथ रखना है। यानी इंश्योर्ड पर्सन जिसके लिए इंश्योरेंस ले रहा है उसकी सभी इंफॉर्मेशन इंश्योरर कंपनी को देनी है, और यानी इंश्योरर को देनी है, और इंश्योरेंस कंपनी जिसके बारे में भी इंश्योरेंस बना रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रेम कर रही है, तो उस पॉलिसीज की सभी इंफॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस वो इंश्योर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेगी। यदि दोनों में से कोई भी ये पार्टी अटमोस्ट गुड फेथ मेंटेन नहीं करता या कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड करता है दोनों में से कोई भी पार्टी, तो ये प्रिंसिपल्स वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा और जो भी लॉस होता है उसे रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि इंश्योरर कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स करती है तो उस पर भी क्लेम होगा और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे पूरा का पूरा उसका क्लेम सेटलमेंट करना होगा। तो ये प्रिंसिपल्स अटमोस्ट गुड फेथ का देख सकते हैं। अनदर इज इंडेमनिटी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द रिम्बर्सिंग द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is seen that amount which reimburses the loss suffered the insured. It is to be seen that the insured is only reimbursed but does not earn the profit from it. हम देख सकते हैं कि इंडेमनिटी प्रिंसिपल्स के रूल के मुताबिक इंश्योर्ड पर्सन जो भी इंश्योरेंस लेता है उसमें इसका जितना भी इकोनॉमिक लॉस होता है वो इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करती है। लेकिन इस प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक इंश्योर्ड पर्सन इतनी इंश्योरेंस अमाउंट नहीं ले सकता जिससे वो प्रॉफिट कर सके। हालांकि वो इंश्योरेंस का इतना ही रिम्बर्समेंट ले सकता है जितना उसे इकोनॉमिकल लॉस हुआ हो। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ लिम्स एंड लाइफ ऑफ द पर्सन्स कैन नॉट बी असेस्ड, इट इज इनवैल्यूएबल। सो व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर अ लाइफ एंड फॉर द लिम्स कैन बी डिसाइडेड, द सेम अमाउंट विल बी पेड। हम देख सकते हैं कि ये जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल्स है वो बिजनेस रिस्क के लिए पॉसिबल है, लेकिन कोई भी आदमी के लाइफ का और उसके जो ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, उसके लिम्स होते हैं, उसके वैल्यूएशंस नहीं निकाल पाता, और उसी वजह से उन सभी की जो भी इंश्योरेंस अमाउंट होती है वो पार्शियली नहीं लेकिन फुल्ली अमाउंट ही पे की जाती है जो हमने इंश्योरेंस लेते टाइम पर डिसाइड की थी। यानी ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस को एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इनवैल्यूएबल है, उसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो उसमें फुल अमाउंट ही पे करनी होती है। Another is subrogation. The right of subrogations will arise after the payment from the remainings of the insured items. After receiving the amount from the insurer, the person who insures the items cannot earn profit by selling the scrap. As for example, after receiving the insured amount of car, a person cannot sold its scrap and not earn money. हम देख सकते हैं कि सबरोगेशन प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक जब भी कोई इंश्योर्ड पर्सन को उसके इंश्योर्ड गुड्स की जो भी अमाउंट होती है वो जब इंश्योरेंस कंपनी दे देती है तो वो इंश्योर्ड गुड्स पर उसका राइट नहीं रहता, वो इंश्योरेंस कंपनी का राइट रह जाता है। जैसे कि कोई कार का एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें उस कार के पैसे दे दिए, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो उस कार का स्क्रैप या उसका कोई भी मटेरियल बेच के एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्योंकि वो स्क्रैप कार पर यानी वो स्क्रैप पर इंश्योरेंस कंपनी का राइट्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अनदर इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इफ द इंश्योर्ड इज एट गेन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंश्योर्ड आइटम्स एंड इफ ही इज एट द लॉस बाय इट्स डैमेजेस और डिस्ट्रक्शंस, इट कैन बी सेड दैट ही हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट आइटम्स। हम देखते हैं कि जब भी कोई इंश्योर्ड पर्सन्स को कोई प्रोडक्ट या कोई गुड्स रहने से बेनिफिट्स रहता है और यदि उसका लॉस हो जाने से या डैमेजेस हो जाने से, यदि उसका डिस्ट्रक्शन हो जाने से उसे लॉस होता है, तो ऐसे गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाता है। हैविंग द फीलिंग और एनी नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
हालांकि हम समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी की फीलिंग्स या उसका जो नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उस पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिर्फ अपनी ओनरशिप वाली प्रॉपर्टीज या अपने ओनरशिप वाले जो भी बिजनेस ओनरशिप्स है उस पे ही कैलकुलेट होता है, वो कोई फीलिंग्स या नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एप्लीकेबल नहीं होता। अनदर इज प्रॉक्सिमेट कॉज। Insurance policy is designed to provide the compensation only for such losses are caused by the perils which are stated in the policies. When loss arises due to two or more causes, the nearest causes or proximate causes is calculated for consideration. इंश्योरेंस पॉलिसीज इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि जब भी कोई कंपेंसेशन पे करने की बारी आती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी मैक्सिमम लॉस डिटरमाइन या नियर बाय लॉस डिटरमाइन किया गया है उसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे। जब भी कोई ऐसी चीज में एक से ज्यादा लॉसेस क्रिएट होते हैं तो उस टाइम पर हम प्रॉक्सिमेट कॉज यानी नियरेस्ट कॉज को कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से इंश्योरेंस के अमाउंट का कंसिडरेशन देते हैं। अनदर इज कंट्रीब्यूशन। As per these principles, it is the right of an insurer who has paid claim under an insurance to call upon other liable insurance to contribute for the loss of payment. When there is more than one policies on the same properties taken, if the full amount is recovered from one insurer, the right to obtain further payment from the other insurance will cease, means will be cancelled. हम देख सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज कंट्रीब्यूशंस के तौर पर या कंट्रीब्यूशंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। उसके हिसाब से जो लॉस का पेमेंट है वो कंट्रीब्यूशन वे के हिसाब से ही पे किया जाता है। हालांकि जब भी कोई एक आदमी कोई एक ही प्रॉपर्टी पर एक से ज्यादा इंश्योरेंस लेता है और जब भी उस प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी कोई एक इंश्योरेंस कंपनी उसे उसका पूरा का पूरा लॉस पे ऑफ कर देती है, तो वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास से अपना लॉस रिकवर नहीं करवा सकता, क्योंकि जब पूरा लॉस उसे एक बार एक ही कंपनी ने दे दिया होता है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है उससे वो लॉस सीज हो जाता है यानी कैंसिल हो जाता है। तो दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फिर से उसे लॉस पे ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती। तो ये इक्वली रिस्क को शेयरिंग करने के लिए कंट्रीब्यूशंस दिया गया है और ये भी प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इंश्योरेंस का इंटेंशंस पैसे कमाना है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सिर्फ लॉस को डिवाइड करना है, रिस्क को डिवाइड करना होता है। मिटिगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड टू टेक द रीजनेबल स्टेप्स to minimize the loss or damages to the insured property. As per example, if fire occurred in godown, then insured person try to reduce the loss caused by fire. If insurer feel that insured person is careless regarding the loss reductions, then sometimes the full amount of loss isn't paid by insurance company. मिटिगेशन के प्रिंसिपल के मुताबिक हर एक इंश्योर्ड पर्सन की एक रीजनेबल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जो भी लॉस होता है उसमें वो रीजनेबल केयर करके लॉस को कम से कम करने का ट्राई करे। जैसे कि गोडाउन में आग लगती है, फायर अकड़ होती है, तो उस टाइम पर उसे ये ट्राई करना चाहिए कि कम से कम वेस्ट हो और जो भी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ गुड्स होता है वो कम से कम हो और उसे अच्छे से अच्छे अपने एफर्ट्स करने हैं जिससे ये लॉस को कम किया जाए। यदि कई बार इंश्योरर कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा फील करती है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसने कोई केयर नहीं की और उसकी केयरलेस की वजह से ही ऐसा हुआ, तो कई बार वो पूरा का पूरा लॉस नहीं देती और उसकी जो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से ही लॉस पे ऑफ करती है। सो दिस इज द वे वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट्स इज कैलकुलेटेड. Thus all are the various principles are applicable while calculating the insurance amount and loss of the properties or goods. Thanks for joining with us. Have a great day.